और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और जेल प्रहरी को अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। अजमेर हाई सिक्योरिटी में जेल प्रहरी आरोपी वीरेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं। सवालों के घेरे में हाई सिक्योरिटी जेल इस वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे कैदी रहते हैं जो कई संगीन मामलों में बंद हैं और इसके बावजूद वहां पर मोबाइल पहुंच रहे हैं। जेल की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले जेल प्रहरी योगेश और जेल में बंद कुलदीप को गिरफ्तार किया गया था और अब एक और जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया गया है। सीकर पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ भी कर रही है। सीकर पुलिस ने सिविल लाइंस अजमेर पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ा है। जेल प्रहरी योगेश ने साथी प्रहरी वीरेंद्र की मदद से जेल में बंद कुलदीप तक मोबाइल फोन पहुंचाया था। कुलदीप का नाम सामने आया था राजू ठेहट हत्याकांड में और सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पर जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में कुलदीप ने ये तमाम तैयारियां की। शूटर कुलदीप का आनंदपाल गैंग से भी संपर्क रहा। तो बड़ा सवाल है कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुलदीप तक मोबाइल भिजवाने में किसने किसने ये मदद की है। किसने जेल प्रहरियों को राज्य को सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल तक हार्डकोर बदमाशों तक मोबाइल पहुंचवाया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आयकर विभाग के छापे लगातार जारी हैं। 2 कारोबारी समूहों के 30 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आयकर रेड मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर डाली गई है। लगातार इन ठिकानों पर आयकर की टीम मौजूद है। मंगलम बिल्डर समूह के घर और दफ्तर पर यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। डेरेवाला ज्वेलर समूह पर भी आयकर विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। जयपुर गुड़गांव में आयकर विभाग की टीम तैनात है। लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम लगातार जांच में जुटी है। 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे जांच में जुटे हुए हैं। राजस्थान आयकर विभाग ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 2 बिल्डर समूह से जुड़े करीब 37 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के जो कॉर्पोरेट कार्यालय है यहाँ पर हम खड़े हैं। ये जो पूरा एक कॉर्पोरेट कार्यालय यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि मंगलम ग्रुप जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बड़े बिल्डर समूहों में शामिल है और इनकी लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है कई राज्यों में ऑनगोइंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर अघोषित आय का खुलासा हो सकता है। चूँकि इससे पहले आयकर विभाग ने मंगलम ग्रुप पर जब रेड डाली थी तो एक बहुत बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का खुलासा हुआ था। मंगलम बिल्डर्स समूह ने एक क्लाउड बना रखा था। ये क्लाउड विदेश से संचालित होता था, जिसमें 3000 करोड़ से ज़्यादा के कारोबार को छुपाया हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में जब वो क्लाउड का डाटा सामने आया तो राजस्थान में संभवतः सबसे बड़ी टैक्स चोरी और सबसे बड़ा एक ऐसा कारनामा सामने आया था जिसमें विदेशों के जरिए उस डाटा का संचालन किया जाता था। आयकर विभाग ने अब फिर से कार्रवाई शुरू की है और इसमें बड़े पैमाने पर कई ऐसे लोग हैं, वो उनके चेहरे उजागर हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा निवेश इस समूह में किया है। आयकर विभाग की कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई जारी रहेगी और मंगलम बिल्डर्स समूह में किस तरह का जो निवेश है वो तथ्य अभी सामने इस कार्रवाई के बाद आएंगे। और सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आबू रोड में बाल बाल एक रेल यात्री की जान बची। समय रहते आरपीएफ महिला सिपाही ने उसकी जान बचा ली। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यहां पर एक हादसा हो सकता था, लेकिन आरपीएफ महिला वहां पर मुस्तैद थी और उन्होंने तुरंत उस यात्री की जान बचा ली। तो ट्रेन पे चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर यह यात्री गिर गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी में। ये पूरी घटना कैद हुई है। सिरोही के आबू रोड से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया और वो वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर गया। वो ट्रेन के नीचे भी जा सकता था, उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन इससे पहले ही आरपीएफ महिला ने जाबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली।
और जयपुर से खबर है जहां पर लगातार कारोबारियों को धमकी देने का सिलसिला जारी है। एक और क्लब मालिक से रंगदारी मांगी गई है। 2 करोड़ की रंगदारी का डिमांड किया गया है। कारोबारी राहुल तांबी ने बनी पार्क थाने में से लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन कॉल आया था। 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है और कहा गया है कि अगर 5 दिन के अंदर रुपए नहीं दिए जाते हैं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तो 5 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपयों की डिमांड की गई है और जान से मारने की भी धमकी मिली है। 30 जनवरी की शाम को इंटरनेट से ये विदेशी कॉल आया है। 2 महीने में ये तकरीबन 7वां मामला है जब 7 कारोबारियों को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। तो रोहित गोदारा के नाम से विदेशी फोन कॉल आया है। कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। और खबर जोधपुर से है जहां पर आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक G20 के पहले एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। पिछले 1 महीने से इस बैठक के लिए जोधपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। ये पहला मौका है जब इस तरह के बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी जोधपुर को मिली है। इसमें 29 देशों के 74 विदेशी डेलीगेट्स के साथ ही 100 से ज्यादा अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत समेत 19 सदस्य देशों और 9 आमंत्रित देशों के सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने का सिलसिला भी कई लोगों का अभी भी जारी है और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी इस 3 दिन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस दिन की शुरुआत आज के बैठक के साथ हो रही है। स्किल डेवलपमेंट पर प्रेजेंटेशन के साथ इस सम्मेलन का आगाज होगा। इसमें 5 अलग अलग पैनलिस्ट अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। G20 देशों के साथ साथ गेस्ट कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत से भी 50 से ज्यादा डेलीगेट्स इस मीटिंग में शामिल होंगे। ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है और इसमें 3 मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक स्किल्स को लेके है, किस तरह प्रत्येक देश में स्किल गैप होता है, तो किस तरह डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो होता है किस तरह उसको हम भर पाएं। दूसरा है जो एक इमर्जिंग एरिया है सभी के लिए, वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। किस तरह से हम उनको सोशल सिक्योरिटी दिलवा सकते हैं। 2, 3, 4 को एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की G20 की समिट है जोधपुर में, जो आज तक कभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम जोधपुर में आयोजित की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो जोधपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे संगठन हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी एक अपील पर सभी संगठन, सभी समाजसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग करा और एक हम मैसेज G20 समिट के माध्यम से देना चाह रहे थे कि जोधपुर में जन सहभागिता की कोई कमी नहीं रहती। उसको सभी संगठनों ने, सभी संस्थानों ने मूर्त रूप दिया है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। पोखरण से ये बड़ी खबर है जहां पर परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री शाली मोहम्मद, कलेक्टर टीना डाबी सहित कई दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। सालम सागर तालाब से शोभा यात्रा के साथ इसका आगाज किया गया। हाई स्कूल खेल मैदान में बैलून उड़ाकर मुख्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। पहली बार काइट फेस्टिवल का भी आयोजन हो रहा है और इसके साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां होंगी। हजारों लोग पोखरण मरु महोत्सव के साक्षी बनेंगे। तो कई नामी और जाने माने कलाकार भी यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे। मरु महोत्सव को लेकर खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चौक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई है। नोखा के रोड़ा गांव में बुजुर्ग की हत्या की गई है। घर में बने कमरे में दीवार पर खून के निशान मिले हैं। नोखा थाना पुलिस और डिप्टी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो एक बुजुर्ग की हत्या हुई है और इससे सनसनी फैल गया है। बुजुर्ग की हत्या क्यों की गई, किससे ये रंजिश हो सकती है, क्या वजह है इसके पीछे, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। दीवार पर खून के धब्बे मिले हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं।
और अब खबर बारां जिले के सारथल थाना क्षेत्र से है, जहां पर बमोरी गांव में 30 जनवरी को लाठी, सरिया और पत्थरों से हमला कर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के लिए उपयोग किए गए हथियार, जिसमें लाठी, डंडे और पत्थर भी शामिल हैं, उन्हें बरामद कर लिया है। दरअसल 30 जनवरी को मामूली बात को लेकर गाली गलौज करते हुए 2 भाइयों और उनके परिवार के बीच लाठियों, सरियों और पत्थरों से मारपीट शुरू हो गई। वहीं इस मारपीट में बड़े भाई 55 वर्षीय जगदीश सिंह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। और खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर बजट से पहले प्रदेश के विभिन्न संगठन ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें जिले में कार्यरत लैब टेक्नीशियन संवर्ग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में ग्रेड पे बढ़ाने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों की ओर सरकार को चुनौती दी गई है। वहीं अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संगठन के बैनर तले ज्ञापन सौंपकर लैब टेक्नीशियन संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मुखर किया है। तो बजट सत्र है और इससे पहले उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जो लोगों की मांग है वो मांगे पूरी हो सके, इसे लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आगामी बजट से लोगों को खासा उम्मीदें और इसे लेकर ज्ञापन सौंपने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो लैब टेक्नीशियन है ये, राजस्थान लैब टेक्नीशियन, जो अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है और बजट सत्र से इन्हें भी खासा उम्मीदें हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।